The aircraft often avoid this layer due to these एक्टिविटीज, ड्यू टू दीज। तो यहाँ पर दीज एक्टिविटीज का मतलब वही क्या है, बारिश, बादल, ये सब एक्टिविटीज, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, सब कहाँ, इसी में होने हैं। तो जब इतना डिस्टरबेंस रहेगा तो फिर आप वहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से एयरक्राफ्ट को कभी भी ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि टेक ऑफ ट्रोपोस्फेयर से ही करेगा, क्योंकि ज़मीन तो यही है ना, ट्रोपोस्फेयर में ही है। तो ट्रोपोस्फेयर से टेक ऑफ करने के बाद वो जितना जल्दी से जल्दी होती है अपनी हाइट को क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लेके चला जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर की हाइट से ऊपर। इसी वजह से एयरक्राफ्ट इतने ऊपर वाले एरिए में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर की ऊपर वाली हाइट में उड़ाए जाते हैं। अगर उसके कम हाइट में उड़ाया जाए तो हमेशा एक्सीडेंट होने के खतरे बने रहेंगे। भाई क्या होगा, कभी बादल आ जाएगा, कभी बारिश शुरू हो जाएगी, कभी कोई पक्षी आ जाएगा, कुछ न कुछ हमेशा घटनाएं होती रहेंगी। इसी वजह से हमेशा एरोप्लेन को क्या करते हैं हम, इसके यानी कि 10 किलोमीटर की हाइट के ऊपर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ाते हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, हमेशा शांति रहती है और पोल्यूशन भी नहीं है, तो साफ दिखता भी है पायलट को, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर हमें एज यूजुअल मिलती है, जैसा चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा ड्यू टू, क्या लिखवाया, अवॉइड दिस लेयर ड्यू टू दीज एक्टिविटीज एंड ऑल्सो ड्यू टू presence of bumpy air pockets। अब ये बम्पी एयर पॉकेट्स हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे जब हम लोग एयर सर्कुलेशन को पढ़ेंगे, प्रेशर वगैरह को वहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता, क्या है कि एयर का टेम्परेचर के हिसाब से कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन तेज होता है, कहीं पर कम हो जाता है, तो वो सब चीज़ें टेम्परेचर के हिसाब से होती रहती है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर का कि हमेशा कुछ न कुछ वेदर का फिनोमेना होता ही रहता है। नेक्स्ट लिखिएगा, आल्सो ड्यू टू these wind formations, also due to these wind formations also called as only dynamic layer of the एटमॉस्फेयर। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हलचल हो, जहाँ पर हलचल हो, कहते ना अरे बड़ा डायनेमिक आदमी है, तो डायनेमिक लड़का है या डायनेमिक लड़की है या डायनेमिक स्टूडेंट है, तो मतलब क्या, उसका हलचल होती हो, हमेशा वो चीज़ों को कुछ न कुछ वो करता रहता हो। तो भाई जहाँ पर जिस लेयर में एयर होगी, सारी घटनाएं घटेंगी, वो उसी को डायनेमिक कहेंगे ना। जहाँ कुछ हो है ही नहीं, न एयर है न कुछ है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा शांति बनी रहेगी, तो उसको डायनेमिक कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को डायनेमिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द troposphere, the lowest part of the troposphere is further
डिवाइडेड इनटू 3 सब लेयर्स। 3 सब लेयर में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछे तब ये सब लेयर पूछेगा। अगर आप इसको स्किप भी कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ये पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ट्रोपोस्फीयर से पूछ चुका है, लेकिन आज तक ये सब लेयर के बारे में नहीं पूछा है। बहुत ही रेयर से रेयर कंडीशन में पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख लीजिएगा, क्या है, द फ्रिक्शन, और नाम से ही देखिए आपको समझ में आ जाएगा, द फ्रिक्शन लेयर, द सरफेस बाउंड्री लेयर, और तीसरा है द लेमिनार लेयर। ये वाला चांसेज है पूछने का लेमिनार लेयर का, ठीक है। अगर पूछेगा बहुत डिटेल में तो बहुत माइन्यूट लेवल पर जाके तो लेमिनार लेयर से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख लेते हैं। लिखिएगा, फ्रिक्शन लेयर इज अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। 1 किलोमीटर, 0 से लेके 1 किलोमीटर की हाइट तक, क्या है, इन दिस सरफेस ट्रोपोग्राफी controls the wind speed and its डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है टोपोग्राफी का मतलब क्या है। अर्थ के सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स है उसी को हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे क्या है, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, यहाँ तक कि सैंड डूम्स भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब विंड आएगी और रॉक से या माउंटेन से, हिल से टकराएगी तो उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगा? तो भाई जब एयर टकराएगी तो फ्रिक्शन भी होगा, इरोजन भी होगा, और हमें पता है कि क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी कभी इतना इरोजन हो जाता है ना। अगर वही विंड कहाँ चली गई, वाटर सरफेस के ऊपर चली गई तो उसकी वेलोसिटी में अलग बदलाव आ जाएगा। वही विंड अगर पहुँच गई कहाँ पर, सैंड के ऊपर, तो स्पीड बदल जाएगी। वही विंड जाकर टकरा गई हिमालय से तो देखिए रोक देता है, और मानसून की वजह से बारिश हो जाती है। उस मानसूनल विंड को हिमालय रोक देता है तो भारत में बारिश होती है। तो क्या है, ये जो 1 किलोमीटर की हाइट है, इस हाइट तक मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे, प्लेट्यूज, हिल्स और माउंटेन्स मिल जाते हैं। हिमालय ही है ना जो इतना ऊंचा है, बाकी तो और कोई नहीं है ना। बाकी तो कुछ किलोमीटर तक की हाइट है, हिमालय ही सबसे ऊंचे में है। तो हिमालय को हटा दिया जाए तो 1400-1500 मीटर के हाइट के ऊपर तो माउंटेन ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी वाले लेयर को, जहाँ पर आपको ये ज़्यादातर माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू मिलते हैं, ये क्या करते हैं, ये एयर की स्पीड को कंट्रोल करती है ये सरफेस ट्रोपोलॉजी। और 1 किलोमीटर की हाइट तक ही मैक्सिमम आपको एयर विंड दिखेगी भी, उसके ऊपर एयर विंड भी कम दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, द सरफेस बाउंड्री लेयर
extends, the surface boundary layer extends up to a few meters from the Earth's surface। तो ये कुछ मीटर तक, यानी कि 0 से लेकर 1 मीटर 2 मीटर तक की हाइट तक ही आपको ये मिलेगा सरफेस बाउंड्री। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट। देखिए, ये आप मत समझिए कि हम 1 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जा रहे हैं, हम 1 किलोमीटर की हाइट मैक्सिमम है उसके नीचे की बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाला फ्रिक्शन, उसके नीचे सरफेस बाउंड्री, उससे नीचे लेमिनार लेयर आएगा। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसमें। लिखिएगा, वेयर एज द लेमिनार लेयर comprises only a few millimeters, लिखिएगा, in this sublayer the air is held almost stationary around all solid and liquid surfaces by molecular forces. It provides thermal insulation। तो ये कुछ अर्थ थर्मल इंसुलेशन। तो ये कुल मिला जुलाकर कहानी ये है कि ये जो लेयर है लेमिनार लेयर, ये कुछ मिलीमीटर की हाइट तक, अर्थ सरफेस से कुछ मिलीमीटर की हाइट पर। तो अब अर्थ के सरफेस के कुछ मीटर की हाइट पर तो आप एक तरह से देखा जाए तो वैसे आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। उस लेयर पर कुछ मीटर के हाइट पर क्या होता है, सब कुछ रुका सा रहता है। ठीक है, क्यों रुका होता है? क्योंकि सब पर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के फोर्स लगाते रहते हैं, और ये जो है ये थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, और इसी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो होती है वो जब गर्म होती है तो कुछ समय तक गर्म बनी रहती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये तीनों में बस आप ये समझिए कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे ऊपर फ्रिक्शन लेयर 1 मीटर की हाइट तक, कुछ मीटर तक की हाइट पर सरफेस बाउंड्री, और एक कुछ मिलीमीटर वाला लेमिनार लेयर, तो जहाँ पर सब कुछ लगभग रुका सा होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर ये अर्थ सरफेस है, क्या है ये ब्लैक वाला, अगर अर्थ सरफेस है तो इस अर्थ सरफेस के जस्ट सटे हुए ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ग्रीन वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई हलचल नहीं है, सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, उसी लेयर को कहा जाता है लेमिनार लेयर। ठीक, चलिए ये नोट डाउन हो गया, तो इसको रब कर दें। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ों के ट्रांसफ़र को रोक देता है। तो थर्मल इंसुलेशन का मतलब क्या है कि हीट को जाने से रोक देता है।
ठीक है, हीट को जाने से वो रोक देता है, इसीलिए इसको थर्मल इंसुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, अप टू 3 किलोमीटर हाइट ट्रोपोस्फेयर is called as practical zone. Troposphere is called as practical zone. क्यों practical zone of atmosphere? क्यों? क्योंकि लिखिएगा because this region contains 97% density किसकी of atmosphere and 97% of the living organisms live in this region। तो 0 से लेकर 3 किलोमीटर की हाइट तक ही आपको क्या मिलेगा? जीवन मिलता है, और सारा कुछ एटमॉस्फेयर का यहीं तक मिलता है। इसके बाद की बातें जो हैं वो बहुत कम के लिए हैं, बचे हुए 3%। तो 97% अगर चीज़ें 3 किलोमीटर के एरिए में हैं तो वही तो असली जी है। उसके बाद तो सब कुछ क्या है, सिर्फ दिखावा है। तो बाकी 3% में सब कुछ है, और 97% 3 किलोमीटर की हाइट तक है। ठीक है, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सब कुछ हैं वो इसी 3 किलोमीटर के हाइट पर रहते हैं, या तो पानी में हैं, या तो स्थल पर हैं, या तो फिर पहाड़ों पर हैं। 3 किलोमीटर के ऊपर शायद ही हमें कोई जीवन यापन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, एट द टॉप ऑफ द troposphere there is a shallow layer separating it from stratosphere is called as क्या? ट्रोपोपॉज। यही बताया था ना कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो पतली सी लेयर है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो फिर वही बात, ट्रोपोस्फेयर जहाँ मैक्सिमम वहाँ पर मैक्सिमम हाइट, तो ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पर मैक्सिमम, तो इक्वेटर पर ट्रोपोपॉज की हाइट मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर मिनिमम वहाँ पर मिनिमम, तो इक्वेटर पोल पर ट्रोपोस्फेयर 8 किलोमीटर, तो ट्रोपोपॉज भी 8 किलोमीटर। इससे कोई दिक्कत? ये तो लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, लोवेस्ट टेम्परेचर in the entire troposphere are found directly over the equator
कितना, अप्रॉक्स -80°C एंड हाँ लोवेस्ट टेम्परेचर एट पोल एंड एट पोल अप्रॉक्स -45°C। तो ये तो ब्रैकेट में इसको कर दीजिएगा, एट पोल -45°C। तो अब सोचिए इक्वेटर पर, तो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा 0°C, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर टेम्परेचर तो 20°C है, लेकिन ट्रोपोपॉज स्फीयर में जब हम ऊपर उठते चले जा रहे हैं तो जब टॉप पर पहुंच रहे हैं तो -80°C पहुंच जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? मैंने बताया ना लैप्स रेट, तो जितना हाइट पे जाएंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होता जाएगा ना। तो अगर यहाँ पर आपकी ये अर्थ है और ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर है और इस तरह से आपने कहा कि भैया ये है क्या, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर है 8 किलोमीटर, यहाँ पर है 18 किलोमीटर, यहाँ पर है 8 किलोमीटर। तो अगर हम कहें भैया लैप्स रेट के हिसाब से काउंट कर लीजिए, लैप्स रेट के हिसाब से काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे तो भाई यहाँ 18 किलोमीटर पे जब जाएंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होगा ना। तो लोग कई बार ऐसा कंफ्यूजन में टिक करके आ जाते हैं कि पोल पर टेम्परेचर तो कम था, तो जब पोल से ऊपर उठेंगे तो ट्रोपोस्फीयर पे भी टेम्परेचर कम मिलेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अर्थ तो मूव भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कुल मिला जुलाकर कहानी ये भी तो हो रही है ना कि नॉर्मल लैप्स रेट का कंसेप्ट कैसे भूल सकते हैं। तो सिंपल सा अगर कुछ नहीं सोचना है तो नॉर्मल लैप्स रेट का कंसेप्ट ढूंढ कर लीजिए। 8 किलोमीटर जाने पर 6.4 गुने 8 हुआ, इतना टेम्परेचर डाउन होगा। और यहाँ तो 6.4 गुने 18 कौन बड़ा है, अब आप ही देख लीजिए कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है जहां पर ट्रोपोस्फीयर की हाइट ज़्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो पॉइंट है ट्रोपोस्फीयर को, वहां पर हमेशा मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा ट्रोपोस्फीयर का। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स में या असर्शन रीजन में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा इक्वेटर के जस्ट ऊपर टेम्परेचर हमेशा मिनिमम होगा, पोल के जस्ट ऊपर टेम्परेचर मिनिमम उसका नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम भी नहीं है वो, इसीलिए मैंने इसको बस ऐसे लिख दिया एट पोल अप्रॉक्स -45°C। लेकिन इक्वेटर पर -80 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फीयर की हाइट ज़्यादा होती है, 18 किलोमीटर हाइट तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल सा है, जो वही बताते हैं उसी को लिख लीजिए, लिखिएगा इन मिडल ऑफ हाई लैटिट्यूड्स, इन मिडल ऑफ हाई लैटिट्यूड्स द height of the troposphere, the height of the troposphere और ट्रोपोपॉज दोनों एक ही चीज़ है, बस वो पूरा लेयर है और ये उस लेयर की बाउंड्री है ट्रोपोपॉज। तो यहाँ और मत लिखिए, ब्रैकेट कर दीजिए, ट्रोपोपॉज varies according to seasons।
तो भाई सीजन के हिसाब से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, उसी हिसाब से क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपोपॉज की हाइट बढ़ती घटती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एट लैटीट्यूड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, लिखिएगा, दी एवरेज हाइट ऑफ tropopause in January is about 12.5 kilometer, while in July it is approx 15 किलोमीटर्स। ये बात तो मैं आपको बताते ही आया हूँ कि टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कि लैटीट्यूड पे क्या होगा, सीजन बदलेगा तो टेम्परेचर बदलेगा, और जब टेम्परेचर बदलेगा तो उस हिसाब से ट्रोपोस्फेयर यानी कि ट्रोपोपॉज या ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम ज़्यादा हो जाएगी। तो वही दिखा है कि 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे चले जाइए, तो जब नॉर्थ में ठंडी होगी तो साउथ में गर्मी होगी। तो नॉर्थ में अगर 12.5 किलोमीटर की हाइट पर है अगर जनवरी में, तो साउथ में जनवरी के समय क्या पड़ रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी, तो वहाँ पर 15 किलोमीटर। तो वो एक्सचेंज होता रहता है, सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। इतनी बातें हमें जाननी थी ट्रोपोस्फेयर के बारे में। कुल मिलाकर तो कुल मिला जुला कर आपको क्या याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट लैटीट्यूड के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, टेम्परेचर जो कहिए उसके हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट पोल पर 8 किलोमीटर, इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक, एवरेज 13 किलोमीटर मान के चल लीजिए। 10 किलोमीटर भी कहीं होती है, कहीं 12 भी होती है, सीजन के हिसाब से। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है वो आपने जान लिया, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमने देखा। तो इस तरह से हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज के बाद अब नेक्स्ट सेकंड लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें कम ही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर।